हेलो बच्चों, वेलकम टू ए न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले गॉस थ्योरम के बारे में, जो कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। अगर मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इस पे तो सीधे सीधे डेरिवेशन पूछ ले जाता है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ बहुत फेमस क्वेश्चंस भी हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं कि क्यूब वाला क्वेश्चन है, सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, जो जी नीट में पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी और जी नीट के पर्सपेक्टिव से भी। तो बहुत बढ़िया से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। कुछ डाउट रहे तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम है अपना, आप उसके ऊपर डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेटा चैनल सब्सक्राइब करो, फिर हम शुरू करते हैं गॉस थ्योरम को, ठीक है। तो ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं कि अगर आप गॉस थ्योरम पढ़ने आ रहे हो, अगर आप गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान जो है वो रखनी है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले आने चाहिए। अगर आप गॉस थ्योरम को एकदम डिटेल में बढ़िया तरीके से पहली बार में अच्छे से समझना चाह रहे हो तो कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको आप पहले से पढ़ के आओ। अगर आपके ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है बढ़िया से क्लियर है तो फिर आप गॉस थ्योरम को पढ़ सकते हो। जैसे में पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आप बढ़िया से पढ़ो। अगर आपने ये बढ़िया से पढ़ रखा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक। दूसरा एक जो इस गॉस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है कि क्या आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ध्यान से पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर आपने ये दो टॉपिक बहुत शानदार तरीके से पढ़ रखे हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो फिर आप गॉस थ्योरम को बढ़िया से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिए, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मिलेंगी, फ्लक्स भी मिलेगा। वो लेक्चर बढ़िया से तैयार करके आइए, उसके बाद आप गॉस थ्योरम पे आइए, तो जो है वो ये थ्योरम जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो गॉस थ्योरम का क्या मतलब है, क्यों मतलब क्या कहना है इसका, गॉस थ्योरम का क्या मुद्दा है, वो उस पर अपन बात करते हैं गॉस थ्योरम पे। देखो गॉस थ्योरम की अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं कि भाई गॉस थ्योरम का काम क्या है ना, तो एक ही काम है गॉस थ्योरम का, छाप लो मन में, लिख लो कॉपी के ऊपर स्टार बना के। एक ही काम है गॉस थ्योरम का। और क्या काम है गॉस थ्योरम का? काम है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में हेल्प करना, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में हेल्प करती है, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग सिचुएशन में। बात क्लियर हो गई। इसका एक ही काम है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में हेल्प करना। सर एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि जब कूलम्ब्स लॉ हेल्प कर ही रहा है तो हम गॉस थ्योरम को क्यों पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। भाई गॉस थ्योरम से हम निकाल तो रहे थे, फिर मतलब कूलम्ब्स लॉ से हम फाइंड तो कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसको आप ऐसे समझो, एक नदी है बढ़िया सी, है ना। नदी के ऊपर मतलब अगर मुझे नदी को पार करना है तो मैं तैर के कर सकता हूँ। तो पुल क्यों बनाया जाता है? आसानी के लिए, मतलब चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाएं। नदी को हम तैर के भी पार कर सकते हैं और पुल के ऊपर से थोड़ी और आसानी से पार कर सकते हैं। यही फ़र्क है कूलम्ब्स लॉ और गॉस थ्योरम में। कूलम्ब्स लॉ से भी चीज़ों को फाइंड किया जा सकता है, मगर थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो गॉस थ्योरम जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा आसान बना देती है सॉल्व करने में, है ना। तो हम जल्दी से कम समय में बढ़िया तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फाइंड करना हो तो आप गॉस थ्योरम से कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर हो गई? सबसे पहली बात, गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फाइंड करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्यों करेंगे इससे? क्योंकि ये थोड़ी सी हेल्पफुल है, थोड़ी इजी है एज कंपेयर टू कूलम्ब्स लॉ। कुछ सिचुएशन में कूलम्ब्स लॉ सॉल्व करने में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, गॉस थ्योरम सीधी सी बात बोलती है। क्या बोलती है गॉस थ्योरम, उस पर अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये आप बढ़िया से अपने गॉस थ्योरम, जहां आपने हेडिंग डाला है गॉस थ्योरम, उसके ऊपर स्टार बना के मार्जिन पे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में हेल्प करती है कौन? गॉस थ्योरम।
अब गॉस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, उस पर अपन बात कर लेते हैं। चलिए, तो गॉस थ्योरम ये कहती है, गॉस थ्योरम ये कहती है अगर कोई क्लोज्ड सरफेस लिया जाए, क्या लिया जाए, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस लिया जाए, जैसे कि हम ले लें, मान लो कोई 3D शेप ले लेते हैं, मान लो ये स्फेयर ले लिया हमने, है ना, मान लीजिए एक स्फेयर जो है ये ले लिया हमने, तो एक क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है। इसके अंदर मैंने रख दिया है मान लो कोई चार्ज Q, इसके सेंटर में अंदर रख दिया, सेंटर में या मतलब इसके अंदर रख दिया, है ना, जरूरी नहीं है सेंटर पे रखा हो, कहीं भी रख दिया, पर सेंटर के मतलब इसके अंदर हो, इनक्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए सब तरफ से, ठीक है। तो गॉस थ्योरम में कहती है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, कंडीशन क्या है पहली, अगर आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है, अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा है एक चार्ज मतलब कुछ भी चार्ज, 4 5 10 चार्ज रखे, कुछ भी रखा है, चार्ज रखा है, तो गॉस थ्योरम ये कहती है, देखो चार्ज रखा है तो चार्ज से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर बढ़िया से पढ़े ना। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ निकलेंगी, तो मान लो मैंने Q चार्ज रखा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बाहर की तरफ निकलेंगी। हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड आती है, कैसे, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। ये हम बात कर चुके हैं बेटा, चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो पहले पढ़ो, तभी जो है चीजें आपको बढ़िया समझ में आएंगी। तो कंडीशन क्या है, क्लोज सरफेस रखी है, उसके अंदर एक चार्ज रखा है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है। बोलो फ्लक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, फ्लक्स क्या था, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी एरिया से नॉर्मली, दैट इज नोन एज फ्लक्स, है ना। तो अगर मुझे फ्लक्स बनाना है, अगर मान लो मुझे फ्लक्स बनाना है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, बोलो अभी फ्लक्स बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जब तक मैं इसके बीच में सरफेस एरिया नहीं रखूंगा तब तक फ्लक्स नहीं बनेगा। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब अब इसमें फ्लक्स बनेगा। तो सोचो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब बाहर आ रही है तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से भी पास हो रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज अंदर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से टकरा के बाहर निकलेंगी। हाँ सर, मतलब फ्लक्स बनेगा, यस सर फ्लक्स बनेगा। बोलो बढ़िया से बनेगा कि नहीं, इमेजिनेशन करो बढ़िया से। अगर इमेजिनेशन कर ली गॉस थ्योरम खत्म, ठीक है। इमेजिन करो, जैसे मान लो एक फुटबॉल आपने एक इमेजिन कर ली, ठीक, एक फुटबॉल है, फुटबॉल के सेंटर पे एक बढ़िया सा चार्ज रखा, उस चार्ज से निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक, रेडियली आउटवर्ड बढ़िया से निकल रही, रेडियली आउटवर्ड। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सरफेस से टकराएंगी, सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टकराएंगी तो क्या बनाएंगी बेटा, फ्लक्स बनाएंगी। मतलब चार्ज अगर अंदर है तो कुछ फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। तीसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ लिंक्ड हो जाएगा किससे, इसके सरफेस से। तो अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। गॉस थ्योरम ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते थे, कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनने वाला है वो हमेशा बराबर होगा जो अंदर चार्ज है, या अंदर जो नेट चार्ज है, अंदर जो भी नेट चार्ज है उस नेट चार्ज को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। इतना फ्लक्स बनेगा ऑलवेज, ठीक है। तो गॉस थ्योरम ये बोलती है कि भाई इसके अंदर अगर Q चार्ज है, ठीक है, तो इससे बनने वाला जो फ्लक्स है वो Q चार्ज के 1/ε टाइम्स होगा। कितना टाइम्स, 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। बोलो क्या ये बात तुमको बढ़िया से क्लियर हो गई,
बढ़िया से क्लियर हो गई। तो इसमें हमने बेटा कितना चार्ज रखा था, क्यू चार्ज रखा था, तो फ्लक्स कितना बनेगा इससे, फ्लक्स बनेगा कि भाई चार्ज क्यू है उसको डिवाइड कर दो किससे, एप्सिलॉन नॉट से। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है इसको हमें प्रूफ करना है। 4 मिनट का प्रूफ है बढ़िया सा, मतलब 5-6 लाइन का प्रूफ है बढ़िया से। तो ये सीधे सीधे डेरिवेशन में पूछ लिया जाता है बोर्ड्स के अंदर, तो उस पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको गॉस थ्योरम बढ़िया से समझा दी। गॉस थ्योरम का मतलब कि एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज रखा है तो चार्ज से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, जो सरफेस से लिंक्ड होगा, वो फ्लक्स हमेशा जो चार्ज उसके अंदर जितना भी नेट चार्ज रखा है वो चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होगा। कितना होगा, चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स। तो चार्ज कितना है, क्यू के 1/एप्सिलॉन टाइम्स के बराबर होगा फ्लक्स, 1/एप्सिलॉन टाइम्स। ठीक है, तो कैसे लिख लेंगे इसको, Q/एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। बोलो बढ़िया से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, स्टेटमेंट जबरदस्त तरीके से क्लियर है कि नहीं। चलो फटाफट से बेटा ये स्टेटमेंट नोट करो बढ़िया तरीके से। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना बेटा, इनक्लोज्ड होना चाहिए, उस क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए चार्ज। अगर सरफेस पे रखा है तो गॉस थ्योरम नहीं लगेगी। क्या ये बात क्लियर है? चार्ज कहाँ होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस के अंदर। अगर सरफेस पर है या कहीं और सिचुएशन में चार्ज सरफेस पर हो या आउटसाइड द क्लोज सरफेस हो, वो फ्लक्स के साथ मतलब उसका उस सरफेस से बनने वाले फ्लक्स के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? अगर चार्ज अंदर है तो ही गॉस थ्योरम लगेगी, चार्ज अगर बाहर है तो गॉस थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, तो बढ़िया से नोट कर लो। देखो मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो ये है कि भाई जो फ्लक्स होगा E.ds बराबर है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ Q। और ये किसका फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, तो इक्वल टू हम बोल सकते हैं फ्लक्स। E.ds किसका फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम जो जिन बच्चों ने बेटा ये चीज़ नहीं पढ़ी ना, ये जो चीज़ है अगर ये आपने नहीं पढ़ी है तो जाइए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए बेटा, सबको सब मिलेगा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लिया बढ़िया से। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ठीक है, चलो तो इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या कहता है। तो प्रूफ के लिए बहुत छोटी सी चीज़ हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, देखो हम मानने वाले हैं एक स्फेयर को, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। यहाँ पर हमने एक स्फेयर माना है, इस स्फेयर के सेंटर पे रखा एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है ना, एक प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया है। और इस स्फेयर की रेडियस हमने मानी है r। कितनी मानी है, रेडियस r मानी है। चलिए इसको बढ़िया तरीके से यहाँ बना लेते हैं। एक स्फेयर हम मान लेते हैं। चलिए एक स्फेयर कहाँ है, शेप्स, ठीक है, एक स्फेयर हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक स्फेयर, ठीक है, इसको ये स्फेयर है, ठीक है, ध्यान रखना स्फेयर है ये। तो हम लिख देते हैं ये स्फेयर मान लिया हमने। ठीक, इसके सेंटर पे हम रखने वाले हैं एक बहुत बढ़िया सा चार्ज। इसके सेंटर पे रखा है क्यू चार्ज। ठीक है, इस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हाँ, इससे बाहर की तरफ निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से। इधर हो गया, ये रहा, हाँ ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। ठीक, इस तरीके से निकलेंगी ऐसे। ठीक है, इस तरीके से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो देखो, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो हमेशा सरफेस पे कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इस सरफेस पे कैसी है, ये परपेंडिकुलर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। किसकी डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक सरफेस, एक क्लोज सरफेस ले लिया, स्फेरिकल सरफेस ले लिया, उसके अंदर चार्ज क्यों रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस तरीके से बाहर जा रही है। हमने इस पॉइंट पर, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है।
इस पॉइंट पे मुझे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। ठीक है, मैं इसकी रेडियस थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ, इसकी रेडियस मैं थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ स्मॉल आर। कितनी रेडियस, स्मॉल आर। ठीक है, मुझे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, उसको मैं मान लेता हूँ E, और उसको हम लिख सकते हैं K, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R स्क्वायर हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे निकालना है फ्लक्स। देखो हमने अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था कि फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा Q/ε0 के। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो मैं पहले फ्लक्स को सॉल्व करूंगा और उसको सॉल्व करके क्या लेकर आऊंगा, Q/ε0। हमारा मोटिव क्या है, फ्लक्स को सॉल्व करना, और फ्लक्स सॉल्व करते करते क्या हमारे पास Q/ε0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, देखो कि सिंस वी नो दैट, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, सिंस वी नो दैट, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू होता है E/ds cos थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अपने पास फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू इतनी होती है, उसमें से E की वैल्यू कितनी होगी, इस सरफेस पे E की वैल्यू होगी, ये लिख लिया हमने। अब मुझे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया, और इस एरिया को मैं बोल रहा हूँ, ये एरिया कितना है बेटा, ds। कितना एरिया, ये ds एरिया है। ठीक है, और हमें पता है एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। याद है कि नहीं। अगर मान लो मैं इस सरफेस की बात करूं, मान लो इस सरफेस की अगर बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा ऐसे, इस सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो मैं यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर की बात करूँ, स्फेरिकल सरफेस का अगर मैं एरिया वेक्टर की भी अगर बात करूँगा, एरिया वेक्टर की भी अगर मैं बात करता हूँ, देखो एरिया वेक्टर, मैं इस सरफेस का अगर एरिया वेक्टर की बात करूँ तो उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। ठीक है, ये जो रेड रेड दिख रहा है ना आपको, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी देखो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल बिटवीन E एंड ds कितना हो गया, इज 0 डिग्री। ठीक है, इज 0 डिग्री। तो हमने क्या लिखा यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस इतना होगा, वी नो दैट फ्लक्स की वैल्यू इतनी होती है। तो E की वैल्यू तो हम यहाँ से पुट करेंगे, और ds, ये ds हमने मान रखा है, और cos थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करेंगे। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया, E ds cos 0 की वैल्यू बोलो बेटा, cos 0 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है E ds और इंटीग्रेशन, कोई परेशानी, E ds इंटीग्रेशन। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हमने निकाली थी कितनी थी, इस सरफेस पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, KQ/R स्क्वायर डॉट ds। ठीक है, डॉट मतलब इनटू है, इनटू लिख दो, डॉट तो नहीं है, डॉट हट गया, कोई कॉस की वैल्यू थी ना। ठीक है, इसमें से KQ और R स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो K बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो K बाहर, Q बाहर, अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू बाहर, अंदर क्या बचा बेटा, सिर्फ ds। नाउ यहां ध्यान से देखो कि ds जो है, जो स्फेयर हमने माना है, जो स्फेयर हमने इमेजिन किया था, उस स्फेयर का छोटा सा हिस्सा है ds, स्फेयर के एरिया का छोटा सा हिस्सा है ds, और ds का करना है मुझे इंटीग्रेशन। कुल मिला के ds इज द स्मॉल पार्ट, ds क्या है बेटा, ds इज द स्मॉल एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का छोटा सा एरिया है। किस स्फेयर का, जिसका रेडियस कितना है r। तो अगर मुझे ds की इंटीग्रेशन करूंगा, ds तो टोटल एरिया आ जाएगा सरफेस का, इसका स्फेयर का टोटल एरिया, और स्फेयर के टोटल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो कहाँ तक जा रही है। चलिए देखिए, इस के की वैल्यू बेटा हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हमने क्यू, नीचे क्या है आर स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बच रहा है देखो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ चुका है फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, 3 नंबर में बेटा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। देखो अगर गॉस थ्योरम आपसे पूछी जाती है, गॉस थ्योरम अगर आपसे पूछी जाती है तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद आप बनाएंगे डायग्राम, उस डायग्राम के बाद आप ये जो सिचुएशन मैंने लिखी है कि भाई इलेक्ट्रोफ्लैट सरफेस, ये जो अपना डेरिवेशन किया है ये डेरिवेशन एज इट इज आप लिख दोगे बोर्ड में, 3 में से 3 नंबर आपके पक्के हैं। बोलो क्या इतनी बात बढ़िया से क्लियर हो गई? बढ़िया से क्लियर। गॉस थ्योरम का प्रूफ हमने देख लिया, गॉस थ्योरम का मतलब हमने समझ लिया, स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। मान लो आपके पास, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, प्रूफ हमने देख लिया, नोट आपने कर लिया बढ़िया से। मान लो आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हमने एक चार्ज रखा है Q, और उस Q चार्ज से निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और बन रहा है फ्लक्स। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस थ्योरम। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये हमने पढ़ लिया, प्रूव भी कर लिया। चलिए ठीक है सर, अभी तो पढ़ा, ये बार बार काहे बता रहे हो। चलिए देखते हैं, अगर हमारे पास एक सिलेंडर हो, अगर हमारे पास एक सिलेंडर हो और वो सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर जो है क्लोज्ड हो, कैसा हो? क्लोज्ड, यहाँ से बंद है, इधर से भी बंद है और चारों तरफ से भी बंद है, अंदर चार्ज रखा है बेटा Q। बताइए कितना फ्लक्स बाहर आएगा? सर गॉस थ्योरम तो ये बोलती चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा उस चार्ज को ऊपर लिखो, नीचे लिख दो एप्सिलॉन नॉट, इतना ही फ्लक्स बनेगा, ऑलवेज बनेगा। एक बात बताइए, यही क्यू चार्ज हमने यहाँ रखा, यही क्यू चार्ज हमने यहाँ रखा, दोनों का फ्लक्स कैसा है बेटा? बराबर है। तो क्या शेप चेंज होने से फ्लक्स पे कोनो फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। फ्लक्स पे फर्क पड़ेगा जब क्यू चेंज होगा। मतलब ये कि फ्लक्स इस वाले केस में ओनली, ध्यान रखना बेटा, इस वाले केस में जब इनक्लोज्ड है चार्ज, उस वाले केस में बोल रहे हैं, उस वाले केस में बोल रहे हैं फ्लक्स इज independent of shape and size। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर अगर केस हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि भैया बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही, ध्यान से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मान लो बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, 2 मिनट है ना, अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, यहाँ से पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही हैं, यहाँ से खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, तो अगर मैं ये अगर एरिया रखता हूँ, ये एरिया रखता हूँ, तो इसका एरिया कम है, मतलब इतना एरिया इससे इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी। अगर मैं इससे छोटा सा कुछ, इतना बड़ा कुछ एरिया रखूँगा तो उससे कम इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी, वहाँ पर एरिया से फ्लक्स पर फर्क पड़ेगा। लेकिन इस वाले केस में जब चार्ज जो है क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, तो उससे बाहर की तरफ निकलने वाला फ्लक्स जो है वो शेप और साइज के इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर स्पेस में कहीं पर है, उसमें अगर आप अलग अलग शेप रख रहे हो, मान लो मैं ये क्यूब का एक फेस देखूं तो इससे फ्लक्स अलग होगा, इससे फ्लक्स अलग होगा, इससे फ्लक्स ज़्यादा होगा क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इससे कम होगा कि इसका एरिया कम है। तो बात समझ में आ रही है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का केस होगा तो वहाँ पर वो एरिया पे डिपेंड करता है। बात क्लियर होगी? बढ़िया से बढ़े आगे। देखो ये बात क्लियर, शेप कोई सा भी हो, चार्ज कितना है अंदर। अच्छा एक और चीज़ बहुत बढ़िया सी, ये भी नोट कर लो। मान लो एक चार्ज रखा है 2Q और एक चार्ज रखा है -Q।
सर जी बताइए कितना फ्लक्स बाहर आएगा, कितना फ्लक्स बाहर। तो जो हम ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना कि चार्ज के 1/ε टाइम्स, तो हमने बोला था ना बेटा नेट चार्ज होना चाहिए। कितना चार्ज? नेट चार्ज। तो भैया नेट चार्ज कितना है? 2q माइनस q। कितना है नेट चार्ज? नेट चार्ज है q। कितना नेट चार्ज है? q नेट चार्ज है, ठीक है। तो अब इससे आने वाला फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? q/ε0 नेट चार्ज डिवाइडेड बाय ε0, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का मतलब किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है। अगर 3-4 चार्ज रखे हैं तो आपको क्या निकालना है? नेट चार्ज। आई होप कि यहाँ तक आपको गॉस थ्योरम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की जो बार बार जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालो बेटा, क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्यूब। क्यूब के रिगार्डिंग गॉस थ्योरम के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन शेप ले लेते हैं क्यूब का। किधर भाई क्यूब? ये रहा क्यूब, ठीक है। बहुत बढ़िया से समझना बेटा, इस पे तो क्या क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आता ही आता है ना। तो लिख लो बढ़िया से। अगर पहला क्वेश्चन केस वन क्या है? केस वन के अंदर पोजीशन हम देखें, पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज कहाँ पे रखा है? एट सेंटर। चार्ज रखा है एट सेंटर। अगर सेंटर पे चार्ज रखा है तो यहाँ रख दिया हमने चार्ज सेंटर पे, इसके बिल्कुल अंदर बीचों बीच कैसे? जैसे मान लो ये रहा हमारे पास क्यूब, इसके बीच में यहाँ कहीं एकदम अंदर सेंटर में रखा है चार्ज, और ये सब तरफ से बंद है ना। इसको मान लो सब तरफ से कैसा है? बंद, और इसके सेंटर में चार्ज रखा है, वो वाला केस है। तो इस केस में कितना फ्लक्स बाहर आएगा? तो पहला क्वेश्चन होता है फ्लक्स थ्रू होल क्यूब। फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? सर बाय गॉस थ्योरम पूरे क्यूब से जो फ्लक्स बाहर आएगा वो होगा q/ε0 के बराबर। बोलो ठीक है? चलिए ठीक है, तो बना के लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब। दूसरा क्वेश्चन इसी वाली सिचुएशन से पूछा जाता है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, हर सिंगल फेस से। मुझे बताओ इस वाले फेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो हमें कैसे सोचना है? देखो सोचना कैसे है, इसके अंदर क्यू चार्ज रखा है, टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है? q/ε0। मान लो टोटल फ्लक्स आ रहा है 12, नंबर के पहले नंबर से समझते हैं फिर इसे समझेंगे। मान लो कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है? 12, ठीक। कितने फेस हैं इसके? 6 फेस हैं, क्यूब है 6 फेस है, और 6 फेस का शेप और साइज सब बराबर है। मतलब जो फ्लक्स बाहर आ रहा होगा वो हर फेस से बराबर आएगा। हर फेस से फ्लक्स कैसा आएगा? बाहर बराबर आएगा। तो 12 अगर फ्लक्स बाहर आ रहा है, 1 से मुझे चाहिए तो 12 डिवाइडेड बाय 6, सिंगल से चाहिए ना। टोटल फ्लक्स कितना है? 12, फेस कितने? 6, तो 6 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना? हर फेस से कितना फ्लक्स आ रहा होगा? 2। कितना आ रहा होगा? 2। कैसे निकाला? टोटल नंबर ऑफ फेस से क्या कर दो? अगर मुझे सिंगल फेस से चाहिए तो कितने फेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है वो काउंट कर लो। अगर तुमको सिंगल फेस से चाहिए तो काउंट कर लो कितने फेस से बाहर आ रहा है। 6 फेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है तो 6 फेस से 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस जो होगा वो कितना हो जाएगा कि भाई टोटल फ्लक्स तो q/ε0, मुझे 1 से चाहिए तो कितने फेस से बाहर आ रहा है फ्लक्स? 6 फेस से, तो 6 से कर दो डिवाइड, तो ये आ गया अपने पास आंसर q/6ε0। तो एक फेस से कितना बाहर आएगा? q/6ε0। बोलो बढ़िया से क्लियर हो गया? ये बढ़िया से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हो गया है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन, एक और क्यूब मानते हैं, केस ले लें, केस 2, ठीक है। केस 2, चलिए पोजीशन पे बात करते हैं। पोजीशन क्या है इस वाले केस में? पोजीशन ऑफ चार्ज, ठीक है। पोजीशन ऑफ चार्ज क्या है? एट सेंटर ऑफ एनी फेस ऑफ क्यूब, ठीक है। तो यहां पर जो पोजीशन बताई गई है वो पोजीशन क्या है? वो पोजीशन है बेटा, जैसे ये हमारे पास क्यूब है,
इस क्यूब के कितने फेस है? 6 फेस है। 6 में से किसी भी एक फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। जैसे ये फेज है, अब ये क्यू चार्ज हमने इस साइड पे रख दिया ऊपर की तरफ। अब इसमें गॉस थ्योरम नहीं लगेगी। सोचो क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि गॉस थ्योरम की कंडीशन यही है कि भाई जो चार्ज है वो क्यूब के अंदर होना चाहिए। क्यूब के बाहर होगा, क्यूब के सरफेस पे होगा तो गॉस थ्योरम नहीं लगेगी। ठीक है, तो पोजीशन कहाँ है? एट एनी सरफेस। तो चलिए हम एक क्यूब मान लेते हैं, वापस से क्यूब। तो हमने क्यूब ले लिया और पोजीशन, बेटा ये जो साइड दिख रही किसी भी एक साइड, मान लो यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज जो है वो रख दिया, यहाँ पर हम जो है वो क्यू चार्ज रख देते हैं, यहाँ पर हमने क्यू चार्ज रख दिया। अब बताओ फ्लक्स कैसे बनाएंगे? अब कैसे निकालेंगे बताओ? तो जब भी सरफेस पर या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि भाई कहाँ रखा है सेंटर ऑफ एनी फेस ऑफ क्यूब, तब हम क्या करेंगे? तब हम सोचेंगे कि भाई इस क्यू चार्ज को ढकने के लिए मुझे जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब के सरफेस पर यहाँ पे चार्ज रखा है क्यू। अब इस क्यू चार्ज को मुझे ढकना है, मुझे सिस्टम के अंदर लेकर आना है इस चार्ज को। जब तक ये इनक्लोज नहीं होगा किसी क्लोज सरफेस के, तब तक हम इस पे गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे कि भाई एक ऐसा ही क्यूब और लेंगे। तो यहाँ क्यू चार्ज रखा है, ये लो निपटा दिया, खत्म। अब क्यू चार्ज कहाँ आ गया? देखो ये जो नया क्यूबॉइड बन गया, इस क्यूबॉइड के सेंटर में आ गया। बोलो इनक्लोज हो गया कि नहीं? हाँ सर सही कह रहे हो, इनक्लोज हो गया कि नहीं? वो क्यू चार्ज अभी इस पूरे सिस्टम के अंदर बंद हो गया। तो अभी इस पूरे सिस्टम से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? अगर इस सिस्टम के अंदर क्यू चार्ज है तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा? सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको ढकने के लिए मुझे किसकी और ज़रूरत है? बताओ किसकी ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है इसी के जैसे एक और दोस्त की। ठीक, तो हमने क्या किया, एक और देखो एक बिल्कुल आइडेंटिकल है, मैंने इसको उठाया और मैंने इसको चिपका दिया यहाँ से। जब बात ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये क्यू चार्ज इस पूरे सिस्टम के अंदर आ चुका है, तो अब ये बन चुका है नया सिस्टम, है ना? तो मैं इसको बोलूंगा होल सिस्टम। ठीक है, ये क्या बन चुका है? होल सिस्टम। ठीक, अब इसमें 2 क्यूब है बेटा। कितना क्यूब है? 2 क्यूब है। ये है क्यूब 1 और ये है क्यूब 2। कितने क्यूब लगे इसको ढकने के लिए? 2 क्यूब लगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन है इस पूरे सिस्टम से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है? फ्लक्स थ्रू होल सिस्टम, फ्लक्स थ्रू होल सिस्टम कितना होगा? अंदर चार्ज क्यू है, कितना फ्लक्स बाहर आएगा बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स बाहर आएगा। बोलो बढ़िया से क्लियर है कि नहीं? सर बहुत बढ़िया से क्लियर है, बहुत बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। कितने क्यूब है बेटा? 2 क्यूब है ना। किसी एक क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? चलिए देखते हैं। देखो दोनों आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, दोनों की साइड बराबर, शेप बराबर। इसका मतलब जो फ्लक्स दोनों से पास हो रहा होगा वो भी कैसा होगा? बराबर। बोलो क्लियर है कि नहीं बात? अरे भाई सेंटर पे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितनी निकल रही, जितनी इस वाले क्यूब से निकलेंगी उतनी ही इस वाले क्यूब से भी निकलेंगी। तो फ्लक्स जो है वो, अगर मैं एक क्यूब से बात करूं तो फ्लक्स जो डिवाइड होगा दोनों में इक्वली। तो फ्लक्स थ्रू सिंगल क्यूब, अगर किसी एक क्यूब से हम बात करें तो क्योंकि 2 हिस्सों में बट रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक का आ जाएगा। जैसे मान लो टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है दोनों से बाहर? 2 आ रहा है, मुझे 1 का चाहिए तो मैं क्या करूं? 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 से कितना आ रहा होगा? 5। तो इससे भी 5, इससे भी 5, तो टोटल कितना हो गया? 10। तो मुझे 1 से चाहिए तो दोनों से कितना आ रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल से कितना आएगा? क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बढ़िया तरीके से क्लियर है कि नहीं? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फ्लक्स थ्रू ईच फेस, एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? बहुत बेहतरीन। देखिए क्वेश्चन ये है, अब जो क्वेश्चन पूछा है बताओ इस वाले फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा? सिर्फ इस वाले फेस से, एक फेस से बात कर रहा है। तो इसके लिए हमको इमेजिन करना है, वापस से सोचना है। 2 क्यूब रखे हैं, ठीक है,
हमें ये सोचना है कितने साइड से फ्लक्स बाहर आ रहा है। देखो कितनी साइड बन रही है, एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था, सबकी साइड बराबर बराबर है, तो कितनी साइड से बाहर आ रहा है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई 6 साइड हो गई। 6 तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 9 10, 10 फेस से जो है फ्लक्स बाहर आ रहा है। वापस गिनो 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर 7 8, फिर नीचे 9 और 10। और ये वाली जो साइड थी दोनों, क्योंकि हमने इनको चिपका दिया तो ये 2 साइड हो गई खत्म। तो टोटल साइड कितनी है बेटा, 10। 10 साइड से टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक साइड से कितना आएगा, Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, साइड कितनी साइड से बाहर आ रहा है फ्लक्स, 10 साइड से आ रहा है। अरे भाई टोटल फ्लक्स अगर 100 होता, 10 साइड से टोटल फ्लक्स 100 होता, तो एक साइड से कितना होता, 100 बाय 10 कितना होता बेटा, 10। एक साइड से कितना, क्योंकि फ्लक्स तो हर फेस से कैसा आएगा, बराबर, क्योंकि सारी साइड कैसी हैं, आइडेंटिकल। तो 10 साइड है, 10 साइड से फ्लक्स बाहर आ रहा है, एक फेस का मुझे चाहिए, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट तो टोटल है, और मुझे सिंगल साइड का चाहिए, कितने साइड से बाहर आ रहा है, 10 साइड से, तो डिवाइड कर देंगे बाय 10, तो ये आंसर आ जाएगा आपका Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट आ गया आपके पास, किसे कि एक फेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया से नोट कर लो बेटा, अच्छे से कर लिया, नोट कर लिया, बढ़े आगे बढ़ जाएं, बढ़िया से समझ में आ रहा है सब, है ना। चलिए एक और इसी के अंदर नेक्स्ट केस 3। केस 3 बेटा, इस पे कोई से भी केस पे क्वेश्चन बन जाता है ना, एक हेमिस्फीयर का ही बनता है। देखो भी सब बताएंगे, तुम सीख जाओगे अभी बढ़िया से। तो अब जो पोजीशन हम बता रहे हैं, जो पोजीशन बताई जा रही है, पोजीशन ऑफ चार्ज, इस बार हमने चार्ज को रखा है इज एट एनी एज के ऊपर रखा है। एज बोले तो जैसे ये हमारे पास Q है, ये जो लाइन दिख रही है ना बेटा, ये जो कोना दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं एज। तो यहाँ पर रखा है इस बार Q। ओहो, यहाँ Q चार्ज रखा है, बहुत दिक्कत की बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं वापस से क्यूब, ये ले लिया हमने क्यूब। तो इस बार जो Q चार्ज रखा है ना, इस बार Q चार्ज रखा बेटा इस लाइन के ऊपर, यहाँ पर ये रखा अपना चार्ज Q। ठीक, अब ये Q चार्ज रखा है, तो वापस मुझे सोचना है कि इस Q चार्ज को ढकने के लिए मुझे और कितने क्यूब की जरूरत होगी, और क्यूब हमेशा आइडेंटिकल होने चाहिए, तभी आप उनको डिवाइड कर पाओगे। अगर आपने बड़े छोटे क्यूब्स ले लिए तो फिर आप उनको डिवाइड वगैरह नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब मुझे इस चार्ज को ढकना है, कोशिश करते हैं, देखो कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक और क्यूब जो है इसकी तरह मान लेते हैं। चलिए इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, क्लोन, ये बन गया, बहुत बेहतरीन। अब हमने इसको लगा दिया यहाँ पर। बोलो क्या ये पूरा चार्ज ढक गया क्या? इस चार्ज का आधा हिस्सा ढका सिर्फ। अभी ऊपर की तरफ ये जो क्यूब की देखो मुंडी है ना, खोपड़ी देखो ऊपर की तरफ जा रही है, बची हुई है, अभी इसको भी ढकना पड़ेगा। मतलब इस चार्ज को ढकने के लिए मुझे 2 से ज़्यादा क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले वाले केस में देखो अपने 2 क्यूब में काम हो गया था, इस वाले केस में देखते हैं कितना ज़रूरत पड़ेगा। चलिए एक और बना लेते हैं, एक और क्लोन बना लेते हैं। ठीक है, हाँ ये करके अब इस क्लोन को हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। बोलो क्या ढक गया होगा? अरे सर अभी नहीं ढका होगा, अभी भी नहीं ढका होगा। क्यों नहीं ढका होगा? क्यों नहीं ढका होगा अभी बताइए। अगर मैं 3D हिस्से में देखूं, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है, मान लो, है ना, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मैं इसको आधा ढक पाया, अभी ये क्यू चार्ज रखा है। अगर मैं 3 क्यूब रखता हूँ तो इस तरफ एक हिस्सा होगा जो बचा हुआ होगा, है ना। तो मुझे इस वाले चार्ज को पूरा ढकने के लिए एटलीस्ट 4 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ रही है। एटलीस्ट
कितने क्यूब्स की बेटा, चार क्यूब की जरूरत पड़ रही है। तो ध्यान रखेंगे, याद रखना है, अगर चार्ज एज पे रखा है, कहाँ रखा है, एज पर अगर चार्ज रखा है तो उसको ढकने के लिए मुझे कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी बेटा, 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो 1 क्यूब और हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 क्यूब और हम निकाल लेते हैं, यहाँ से क्लोन बना लेते हैं, ये रहा क्लोन, और ये हमने रख दिया इसके ऊपर। अब हम ऐसा बोल सकते हैं भाई, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्यू चार्ज है ये इस पूरे सिस्टम के सेंटर में आ चुका है। बोलो बढ़िया से क्लियर है कि नहीं, अच्छे से है ना। कितने चार्ज की, कितने क्यूब की जरूरत पड़ी, 4 क्यूब की। तो बेटा याद रखो, एज वाले केस में मुझे कितने चार्ज की, कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी, वी विल रिक्वायर 4 क्यूब्स। कितना, 4 क्यूब्स। अब वही 3 क्वेश्चन है अपने, कौन कौन से। पहला क्वेश्चन फ्लक्स थ्रू होल सिस्टम। तो ये अपना होल सिस्टम है, अंदर चार्ज कितना है, क्यू। तो बाहर आने वाला फ्लक्स कितना होगा, ऑलवेज कितना होगा, बोलो फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो इसका, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, एक क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, एक क्यूब से। तो 4 क्यूब है भैया, चारों आइडेंटिकल हैं, तो जो टोटल फ्लक्स है वो कितने हिस्से में डिवाइड हो रहा है, 4 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। 4 क्यूब्स में बराबर बराबर डिवाइड होगा, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, बोलिए। एक क्यूब से साइड कितने क्यूब है बेटा, 4, तो फ्लक्स चारों में बराबर डिवाइड होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया से नोट कर लो, ठीक है। इतनी बात क्लियर, कोनो परेशानी, बढ़ जाए आगे अच्छे से, बढ़े आगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करो अच्छे से, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब बोले कि भाई फ्लक्स थ्रू ईच फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ईच फेस से। तो जब भी ईच फेस का क्वेश्चन आएगा तो हम पूरा सिस्टम बनाएंगे, और सिस्टम बना के करेंगे इमेजिन कि कितने फेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है। बोलो क्लियर, ठीक। तो हम कर लेते हैं इमेजिन। देखो हमारे पास ये रखे हैं हमारे पास बढ़िया से, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो ऐसे रख दिया, ये हमारे पास सिस्टम बन गया, ठीक है। ये जो सिस्टम बना है बिल्कुल ऐसा सिस्टम है, ठीक दिख रहा है ऐसा। 4 की जरूरत पड़ी। तो मुझे बताओ कितने साइड से फ्लक्स बाहर आएगा, कितने फेस आपको दिख रहे हैं। सर 4 फेस तो सामने दिख रहे हैं, तो 4 पीछे भी होंगे। तो कितना हो गया, ध्यान से देखो। ये आगे के 4, 1 2 3 4, पीछे वाले 1 2 3 4, कितना होगा, 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14, ये वाले नीचे वाले ये 13 14, फिर ये साइड वाले 15 16। कितने फेस से बाहर आ रहा है बेटा, 16 फेसेस से। फिर से देखो 1 2 3 4, ठीक। फिर 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए 8। फिर ऊपर वाले 9 10, फिर साइड वाले 11 12, फिर नीचे वाले इधर 13 14, फिर 15 16। कितने फेस से बाहर आ रहा है, 16 फेस से बाहर आ रहा है, 16 फेस। और हमें पता है सारे के सारे 16 फेस कैसे हैं, बराबर है। तो हर फेस से फ्लक्स कैसा आएगा, बराबर बराबर बाहर आएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना बाहर आएगा ईच फेस से, टोटल फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितने हिस्सों में बराबर बांटना है, 16 हिस्सों में। तो ये आ गया बेटा फ्लक्स थ्रू ईच फेस। बोलिए कोई परेशानी, बढ़िया सा नोट कर रहे हो ना, मजा आ रहा है ना लेक्चर में, है ना। आगे बढ़ जाए आगे एकदम। चलो एक आखिरी केस और है क्यूब का, फिर हेमिस्फेयर वगैरह की है, फिर कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे और लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए केस 4 देख लें। केस 4 में पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन ऑफ चार्ज इज एट
इज एट एनी वर्टेक्स, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स पे रखा है। वर्टेक्स बोले तो कोना, कोना बोले तो ये कोना, ये कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर पे रखा है ना, वर्टेक्स पे रखा है या कॉर्नर पे रखा है। तो यहाँ पर इस बार हमने क्यू चार्ज को रख दिया। अब क्या करें, ठीक है, अब बहुत दिक्कत वाली बात आ गई। चलिए एक बार हम वापस से क्यूब को इंसर्ट करते हैं और देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर हमने क्यूब को रख लिया, ये रहा क्यूब, ठीक है। तो इस बार हमने जो क्यू चार्ज रखा है, उस क्यू चार्ज को हमने रखा है इस वाले कोने पर, ये रखा है क्यू चार्ज इधर। अब इस क्यू चार्ज को ढकना है, तो इस क्यू चार्ज को ढकने के लिए और कितने क्यूब की ज़रूरत होगी। जब इस फेस पे रखा था, इस फेस पे रखा था तो 2 क्यूब में काम हो गया, इस वर्टेक्स पे रखा था तो 4 क्यूब में काम हो गया। इस कोने पे रखा है, ध्यान दो, इस कोने पे रखा है। अगर इस कोने पे रखा है तो मैं अगर ये क्यूब रखता हूँ, अभी भी ये इधर इस तरफ बाहर की तरफ निकला होगा, इधर भी बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से और यहाँ रख देता हूँ तो क्या अभी पूरा ढक गया। तो नीचे वाला हिस्सा तो पूरा ढक गया, लेकिन ऊपर वाला देखो, मैं अगर इसको ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे अगर कोई चीज़ रखी है 3D में बाहर की तरफ, तो आप नीचे वाला तो 4 से ढक लोगे, ऊपर भी तो क्यूब का थोड़ा सा हिस्सा निकला होगा, तो मुझे 4 और ही क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से समझ रहे हो, समझ रहे बात, वापस ध्यान से देखो। यहाँ देखो इस तरीके से इमेजिन करो कि भाई ये जो हिस्सा है, यहाँ पर जो क्यू चार्ज रखा है वो इस तरीके से बॉल के फॉर्म में रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और क्यूब रखता हूँ, देखो एक और क्यूब अगर मैं यहाँ पे क्लोन बनाता हूँ, बोलो क्या ये ढक गया, कहीं ढक गया नहीं। ये जो गोला बन रहा है ये बाहर की तरफ भी तो आ रहा होगा, देखो इस तरीके से 3D में देखो, इस तरीके से कोई चीज़ आ रही है ऐसे, इस तरीके से कोई 3D में रखी हुई है कोई चीज़, है ना। इसके ऊपर हम फिजिकली कुछ रख के देखते हैं। मान लो हमने ये बॉटल का हिस्सा हमने रख दिया, है ना, ये बॉटल का हिस्सा रख दिया। अब अगर मुझे इसको ढकना है तो मुझे यहाँ भी क्यूब लगाना पड़ेगा, यहाँ भी क्यूब लगाना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 फिर आगे 3, जैसे मैं बोलूँ यहाँ मैंने लगाया तो आधा हिस्सा इसका दब गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाएंगे तो आधा हिस्सा दब गया, फिर एक हिस्सा यहाँ भी लगाना पड़ेगा, और ऐसे ही 4 क्यूब आगे की तरफ भी लगाने पड़ेंगे, है ना। देखो 4 क्यूब जो है, अगर मैं ऐसे रखूँगा तो ऊपर नीचे तो 4 क्यूब लगेंगे। अगर मैंने इसको इस तरीके से कोने पे रखा है, अगर इस तरीके से कोने पे रखा है तो नीचे तो 4 क्यूब हैं, ऊपर भी मुझे 4 क्यूब रखने पड़ेंगे इसको ढकने के लिए। तो टोटल मुझे कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ रही है बेटा, इस वाले केस में टोटल 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ रही है। तो 8 क्यूब हम रख देते हैं। देखो इमेजिन, इसमें थोड़ा इमेजिनेशन प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं इस क्यूब को यहाँ रखता हूँ, देखो यहाँ आगे की तरफ ये रख दिया, और इसी से हमने एक और क्यूब बना लेते हैं, ये रहा। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 4 क्यूब, दिख रहे हैं, बेस के 4 क्यूब। अब देखो इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को ध्यान से देखो, कौन से वाले को, इस वाले हिस्से को ध्यान से देखो, ये तो पूरा ढक चुका है क्योंकि ये अंदर की तरफ आ गया। अब ये ऊपर की तरफ जो निकला हुआ है ना क्यू, अब इसको भी ढकना है, तो इसके लिए एज इट इज 4 की ज़रूरत और पड़ेगी हमको, है ना। एज इट इज 4 की ज़रूरत और हमको पड़ेगी। 1 तो ये चला गया पीछे वाले के ऊपर, ठीक, फिर एक और, तो ये चला गया इसके ऊपर, एक और ये चला जाएगा इस वाले के ऊपर, ठीक, एक और बना लें, और ये चला जाएगा इस वाले के ऊपर। तो ये देखो ये जो सिस्टम बना है, ये बन गया 8। कितने, देखो अगर मैं नंबरिंग करूं, देखो आपको 8 क्यूब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, देखो 1 2 3 4, ठीक। फिर नीचे वाला देखो 5 6 और ये 7 और ये 8। टोटल कितने क्यूब लगे बेटा इसको ढकने के लिए। देखो अब ये क्यू चार्ज पूरा इसके सेंटर में आ चुका है। अब क्वेश्चन वापस वही 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। बताओ भैया कितना कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो पहला क्वेश्चन, फ्लक्स थ्रू होल सिस्टम, ये जो सिस्टम बना है अपना, ये जो नया सिस्टम बना है, बताओ इससे कितना फ्लक्स बाहर आएगा, कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो भाई मालूम है भैया क्यू चार्ज है अंदर, तो बाहर आने वाला फ्लक्स कितना होगा, सीधे सीधे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, हर क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर आने वाला है, हर क्यूब से फ्लक्स, भाई कितने क्यूब लगे, 8 क्यूब लगे, 8 क्यूब में फ्लक्स बराबर बराबर डिवाइड होगा, टोटल फ्लक्स से क्यू है एप्सिलॉन नॉट, तो 8 हिस्से में अगर बराबर बराबर डिवाइड करूंगा तो एक क्यूब से कितना आएगा 1/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितने क्यूब लगे 8, तो जितने क्यूब है उससे डिवाइड कर दो, तो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब कितना हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, इसके लिए वापस वही इमेजिनेशन, कितने फेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास क्यूब तो हैं सारे, ठीक है। तो ये हो गए 4 और 4 ही इसके ऊपर रख लेते हैं अपन 2। बस आपको ये देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने फेस से जो है वो फ्लक्स जो है वो आ रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हाँ, अकेले मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं, जुगाड़ लगा के समझा तो देंगे ही, है ना। चलो 2 मिनट रुकना, 1 2 एक बार रख जाए फिर तो अपन जुगाड़ लगा ही लेंगे। चलो ये बन गया सिस्टम, ठीक है बेटा। तो ये कोई सिस्टम बना ऐसा, ठीक है। तो ये अगर सिस्टम बना है तो ये हमारे पास 8 क्यूब हो गए। अब हमें देखना है कि कितने फेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है। तो देखो सामने आपको कितने फेस देख रहे हैं, 4 फिर इधर 4 इधर 4, 16, 4 8 फिर इधर 12 और फिर इस साइड 16, ऊपर वाले 4 20 और नीचे वाले 4 24। कितने फेस दिख रहे हैं बाहर की तरफ, कितने फेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है, 4 8 4 12 4 16 4 20 और नीचे वाले 4 24। कितने फेस से बाहर आ रहा है बेटा, 24 फेस से जो है फ्लक्स बाहर आ रहा है। एक फेस से मुझे चाहिए, 24 बराबर फेस हैं, एक से मुझे चाहिए, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। बोलिए बढ़िया से क्लियर। तो ये जो क्यूब था ना, क्यूब से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे बेटा वो हमने सारे कर लिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, इसके अलावा और क्या क्या पूछ लेते हैं, मान लो बढ़िया से नोट कर लेते ना बेटा, नोट करना बहुत जरूरी है, बढ़िया से नोट बनाओ अपने। मान लो हमें दे दिया एक हेमिस्फेयर, क्या दे दिया बेटा, एक हेमिस्फेयर दे दिया कि चलिए ठीक है भाई ये एक हेमिस्फेयर है ना। तो अच्छा, इसको घुमाने का सिस्टम नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसी जुगाड़ लगा लेंगे कुछ। यहाँ पे मान लो हमने चार्ज रख दिया Q, है ना, हेमिस्फेयर, उसके सरफेस पे रख दिया। अब इसको ढकने के लिए मुझे कितने ऐसे हेमिस्फेयर मानने पड़ेंगे बोलो। अब तो सीख गया होगा यार, अल्ट्रा प्रो हो गए हो तुम, है ना। ऐसा एक और मान लो फटाफट से, ये लो। मगर इसको ढके कैसे यार, ये तो लोचा हो गया। एक सेकंड रुको यार, शेप, अच्छा ये नीचे की तरफ ही बनता है, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए अपन कुछ और जुगाड़ लगा लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक ये ले लो, एक क्यूब लिया हमने, हाँ ये लो, ठीक है। हमने चार्ज रखा है यहाँ पर। अब ये चार्ज सरफेस के ऊपर है, अंदर तो है नहीं। इसको ढकने के लिए हमको ऐसा ही आइडेंटिकल एक और मानना पड़ेगा। ये देखो हमने मान लिया। अब ये कहाँ आ गया, इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो टोटल फ्लक्स कितना है, Q/ε0। पूछ लिया जाए एक हेमिस्फेयर से कितना फ्लक्स बाहर आएगा,
अरे भैया बहुत आसान है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन सिलेंडर में, कोन में, हेमीस्फेयर में, क्यूब के अंदर इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये जो है हम क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो और बढ़िया तरीके से आपको आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं इनके अच्छे अच्छे, फिर देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। चलिए क्वेश्चन नोट करो बेटा, बढ़िया से करो क्वेश्चन नोट। चलिए नीट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, 2007 नीट का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नोट करो। अ होलो स्फीयर हैज अ चार्ज Q distributed uniformly within it if phi is the electric flux in units of voltmeter associated with this. Okay, linked with the plane surface A, voltmeter will be. इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, चलिए तो प्रश्न देखो क्या बोला इसने। एक हॉलोस्फेयर है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली विद इन इट, मतलब इसके अंदर, विद इन इट मतलब इसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा है। चलिए इसके अंदर क्यू चार्ज रख दिया हमने, बहुत बेहतरीन। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी से, मतलब ये वाली जो सरफेस है ना बेटा, ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, इससे फ्लक्स बाहर आ रहा है फाई। चलिए ठीक है, तो इसने बोला है कि इसने हमको बोला है इस वाले से कितना बाहर आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, बताओ क्यू चार्ज अंदर है, कितना फ्लक्स बाहर आएगा बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम कितना फ्लक्स बाहर आएगा बेटा? फ्लक्स बाहर आएगा, टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? इतना फ्लक्स टोटल बाहर आएगा। चलिए, इतना फ्लक्स तो सी कर्व्ड सरफेस एरिया से बाहर आ रहा है, तो मैं क्या करूं, मुझे अगर इससे फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स इतना है, मैं टोटल फ्लक्स में से ये वाला फ्लक्स माइनस कर देता हूं, तो देखो क्या बचेगा मेरे पास। टोटल फ्लक्स में से मैंने ये वाला फ्लक्स माइनस कर दिया, तो मेरे पास कौन कौन सा फ्लक्स बचा? ये वाला और ये वाला। इन दोनों से, मतलब ये जो फ्लक्स है ये किस किस से पास हो रहा है? दिस फ्लक्स इज passing through A and C, A और C, और A और C देखो क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? क्या दोनों आइडेंटिकल है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। मुझे किसी एक से चाहिए, दोनों से बराबर फ्लक्स बाहर आएगा, तो दोनों को अगर इससे और इससे बराबर फ्लक्स बाहर आ रहा है, मुझे पता है कि दोनों मिला के 10 फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो एक से कितना आएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 5। तो मुझे पता है कितने फेज हैं इसमें? 2 फेज, दोनों बराबर हैं, तो मुझे ए वाले का चाहिए ना, तो डिवाइड कर दो किससे? 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू ए कितना होगा? अरे भाई इसने क्या बोला? टोटल जो है, अब एग्जांपल समझो, टोटल इसने बोला कि भाई जो बी सरफेस है ना, बी सरफेस से फ्लक्स आ रहा है 50 बार, ठीक है? तो इसने क्या बोला, हमें पता है टोटल जो आ रहा है, मान लो टोटल आ रहा है बाहर 100, बी वाले से कितना आ रहा है 50, तो मैंने क्या किया, टोटल में से 50 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 50। ये 50 अब किससे बाहर आ रहा है? सी और ए से, और सी और ए कैसे हैं? बराबर। तो इनमें से कितना कितना जा रहा होगा? मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, कितना कितना जाएगा? 25। तो टोटल कितना था? इतना। उसमें से मैंने कौन सा कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब बी वाला माइनस कर दिया, और फिर जो टोटल बचा उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये फ्लक्स आ रहा है किससे? ए से। तो अपने पास ये जो ऑप्शन है वो रहेगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो, बढ़िया से नोट कर लो। इस चैप्टर के एंड में मैं जी की अलग, नीट की अलग और बोर्ड की अलग एक सीरीज निकालूंगा, बढ़िया पूरे उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? तब अपन उसमें और डिटेल में जो है आगे इस पे बात करेंगे। अभी इसको बढ़िया से नोट करके रखो, ठीक है? चलिए, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या अच्छे क्वेश्चंस हैं अपने पास। चलिए एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जी मेंस का क्वेश्चन है 2021 का, चले देखे क्या पूछ रहा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू गॉसियन सरफेस प्रोवाइड
नेगेटिव फ्लक्स। अच्छा, गॉसियन सरफेस क्या होती है? देखो, हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना बेटा, इस पर आते हैं अपन। यहाँ जो हमने बात की थी, ये जो इनक्लोज्ड सरफेस है ना, ये जो इनक्लोज्ड सरफेस है, इसी को हम बोलते हैं बेटा गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, है ना। तो नोट कर लेना, ये गॉसियन सरफेस, जो हम सरफेस मानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, मालूम है क्या? बताते हैं। देखो, अगर मन से कहीं पर कोई क्यू चार्ज दे रखा है ना, चलो वो बाद में बताएंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से बताएंगे, अभी यहाँ क्वेश्चन पे बात करते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? जैसे मान लो हमने एक क्यूब ले लिया, मान लो एक क्यूब ले लिया, ठीक है। तो एक क्यूब एक गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद अगर मैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इससे पास करवा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अगर मैं इस वाले फेस की बात करूँ ना, इस वाले फेस की, है ना, जैसे मैं एक क्यूब से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरफ, ऐसे इस डायरेक्शन में। इस वाले फ्लक्स, ये जो फेज है, इस वाले फेज से ये एंटर कर रही है। इस वाले फेज का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ऐसे इस तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 180। तो ई डी एस कॉस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस ई डी एस। तो जिस फेज से एंटर कर रहा है उससे नेगेटिव होता है, तो ये सही बात है, ठीक है। हमें तो इनकरेक्ट वाला चाहिए ना। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, द फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेस विल बी सेम। बिल्कुल सेम होगा, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो नेट चार्ज इज 0। बिल्कुल सही बात है भाई, क्लोज सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो भैया फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स कितना होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इफ Q इज 0, इसका मतलब फ्लक्स 0। सही बात है, ये भी सही है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? आंसर जो है जहाँ तक है फोर्थ वाला होगा, क्योंकि बाकी तो सब सही दिख रहे हैं। पढ़ लेते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड्स फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अगर वो गॉसियन सरफेस के पैरेलल है तो फ्लक्स हो जाता है 0। गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है या कुछ एंगल पे होता है तब वो फ्लक्स बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ वाला। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर दिख रहा है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिक शेल ऑफ रेडियस r। एक स्फेरिक शेल है, एक स्फेरिकल शेल है, इसकी रेडियस कितना दे रखा है? इसने r दे रखा है ना, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 डिस्टेंस पर, 3r/2 कितना हो जाएगा? 1.5r। मतलब इस स्फेयर के बाहर, मतलब यहाँ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इज E, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2, इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस बाय 2, मतलब इसके अंदर पूछ रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। तो बेटा यह पॉइंट बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। कंडक्टिंग स्फेयर है तुम्हारे पास, याद रख लो, हॉलो स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर हमेशा अंदर की तरफ हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। एक टॉपिक भी आएगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम से एक टॉपिक भी आएगा, इसको अपन बाद में कभी पढ़ेंगे। और इसको फैराडे केज नाम से भी बोलते हैं, फैराडे केज नाम से भी टॉपिक आता है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि भाई ये अंदर की तरफ जो है वो आपको बिजली के झटके नहीं लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो उस पर हम जो है वो इस टॉपिक पे सेकंड चैप्टर में बात करेंगे, वहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो अभी याद कर लो कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो आज हमने गॉस थ्योरम खत्म की। गॉस थ्योरम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन हमने वो खत्म कर लिए।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से। आने वाले लेक्चर्स में मैं इनके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, इन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे से याद करके रखो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। और अगर बढ़िया से अगर लेक्चर समझ में आया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।